Good morning, student. Now, in the last class, we have ended up in pedigree analysis, and in chapter 5, there are two topics: pedigree analysis and Mendelian disorder, which are left out. So, first of all, we have to confirm on clear the concept of pedigree analysis, and at last, I will provide the information about Mendelian disorder and chromosomal disorder. Those genetic diseases are present. So in pedigree analysis, how we can solve out the pedigree analysis? Because I have already told you that pedigree analysis is actually the graphical representation of any disease inherited from parent to the children. Earlier, it is not possible to find out, so this such type of chart are prepared. Nowadays, there are so many new techniques through which we can find out whether which type of disease we are suffering from. बट पेडिग्री एनालिसिस अक्सर क्वेश्चंस भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी खूब पूछा जाता है. तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा पेडिग्री में, जस्ट रिकैप लेते हैं और फिर उसके बाद शुरू करते हैं. हमने ये कहा कि इस तरीके के जो बॉक्स होंगे वो मेल को रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो सर्कल है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे. यदि इन बॉक्सेस में या सर्कल में यदि ये शेडेड पोर्शन आ जाए तो ये इन्फेक्टेड या डिसीज कंडीशन को एक्सप्रेस करेंगे. समझ रहे हैं आप मेरी बात? है दोनों, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है या फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यदि ये जैसे शेडेड पोर्शन हो जाएगा मतलब ये डिसीज कंडीशन में, अफेक्टेड कंडीशन में. एक मेल और दूसरा फीमेल जब इस तरीके से एक लाइन के साथ अटैच होते हैं, फिलामेंट को मेटिंग लाइन कहते हैं. इसका मतलब यह है कि ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे और इनसे जो भी इस तरीके से जुड़ा हुआ ये जो आएगा ये इनकी प्रोजेनी को रिप्रेजेंट करता है. दोनों बेटे हो सकते हैं, एक बेटा हो सकता है और एक बेटी हो सकती है. ठीक, ये डिपेंड करेगा. ये इनमें से एक आध जो है तो क्या नाम से डिसीज कंडीशन में भी हो सकता है, तो ये उनकी प्रोजेनी को रिप्रेजेंट करता है. ये हमने देखा. प्लस हमने देखा था कि इस तरीके का जब बॉक्स बना हो ये एक्चुअली में अननोन सेक्स को रिप्रेजेंट करता है, नाइदर मेल और नॉट फीमेल, क्योंकि मेल के लिए चौकोर बॉक्स है और फीमेल के लिए राउंड सर्कल बॉक्स है, तो ये अननोन को रिप्रेजेंट करता है. और जब इसी के अंदर, इसी अननोन बॉक्स के अंदर कोई नंबर लिख दिया जाता है 4, 5, 3, तो वो उसमें मौजूद जितने भी प्रोजेनी है उनको रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है, वो भी अभी भी अननोन रहते हैं. कुछ चीजें और हैं जो आप जान जाइए. एक तो यह है कि जब कभी एक मेल को किसी फीमेल के साथ डबल लाइन के साथ इंडिकेट किया जाता है, इसका मतलब है कि ये नियर रिलेटिव के साथ जो है तो इनकी क्रॉसिंग हो रही है. हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ आपस में मामा के साथ शादियां हो जाती हैं या अंकल के साथ शादियां हो जाती हैं, तो उस तरीके के केस में इसको नियर रिलेटिव के साथ मैरिज कहा जाता है. आपके एनसीईआरटी बुक में तो नहीं, पर कहीं भी बाहर मिल जाए तो यदि इस तरीके का सिंपल क्रॉस में सिंपल मेटिंग में यदि 2 स्लैश लगा हो, इसका मतलब है कि पहले कभी शादी हुई थी बट अब उनमें डिवोर्स है, अब उनमें आपस में जो है तो संबंध नहीं है. आजकल एक तीसरे तरीके का भी कॉन्सेप्ट आया है. हम जब देखें कि ये बॉक्स बना होगा और वो आधे में शेडेड होगा, या ये सर्कल बना होगा और वो आधे में शेडेड होगा. दरअसल ये हाफ शेडेड जो पोर्शन शो होता है ये आजकल कैरियर के लिए यूज किया जाता है. कैरियर का मतलब ये है कि इनमें एक डोमिनेंट जीन है जिनके कारण वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. अब जब आगे पढ़ेंगे तो इस बात को देखेंगे, बट ज्यादातर पेडिग्री में इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन देता नहीं, और बिना इसके रिप्रेजेंटेशन के ही क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा वो टफ हो जाता है. फीमेल के केस में आजकल एक और है, कैरियर को ही इंडिकेट करने के लिए सर्कल के अंदर एक डॉट बना दिया जाता है, वो भी एक तरीके से कैरियर फीमेल को ही इंडिकेट करता है. तो ये इंडिकेशन है पेडिग्री के जो आपको देखने को मिलेंगे जब आप पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे. इसके साथ साथ पेडिग्री में 4 तरीके की चीजें हमने उस दिन भी आपको डिस्कस की थी. हमने कहा था या तो पेडिग्री कैसी होगी, डोमिनेंट होगी या रिसेसिव होगी. अब डोमिनेंट और रिसेसिव में भी
हमने आपको दो बताए थे, एक तो ऑटोसोमल डोमिनेंट और दूसरा होता है एक्स लिंक डोमिनेंट। सेम वे रिसेसिव में भी ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक रिसेसिव। इन चार के अलावा एक और पांचवें तरीके की अभी पेडिग्री देखने को मिलेगा आपको, वाई लिंक। लेकिन चूंकि ये केवल इसमें रिसेसिव और डोमिनेंट नहीं होगा, इसलिए हम अलग से ही लिखते हैं। वाई लिंक जो पेडिग्री होता है उसमें देखने को मिलता है, और जब भी कभी वाई लिंक होगा उस पर बात करेंगे कि कैसे फाइंड आउट होता है। अब ये ऑटोसोमल और एक्स लिंक का मतलब क्या है? ऑटोसोमल और एक्स लिंक का मतलब ये है कि हमने जब जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ा तो हमने कहा मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो मेंडेलियन लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि जो दो ट्रेट मौजूद हैं उनमें से एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। जब ये ट्रेट या फैक्टर या जीन किसी ऑटोसोमल क्रोमोसोम में होंगे तब वो ऑटोसोमल पेडिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, और जब कभी को सेक्स क्रोमोसोम में होंगे तब वो एक्स लिंक पेडिग्री एक्सप्रेस करेगा। तो आप ये समझ जाइए कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम है और एक पेयर क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। ये हमने आपको ह्यूमन सेक्स डिटरमिनेशन में बात बताई। अब इन 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम में यदि कोई जेनेटिक डिफेक्ट आया जिसके कारण कोई डिजीज फर्दर ट्रांसफर हो रही है, तो इस तरीके के ऑटोसोमल पेयर में मौजूद होने के कारण आइदर वो डिसीज ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी या ऑटोसोमल रिसेसिव होगी। वो हम बाद में बात करेंगे कि वो किस कंडीशन में डोमिनेंट होगी और रिसेसिव होगी। और यदि ह्यूमन के इन XY क्रोमोसोम में कोई जीन डिफेक्ट आया जिसके कारण वो डिसीज पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफर हो रही है, उस कंडीशन में आइदर वो एक्स लिंक डोमिनेंट होगी, एक्स लिंक रिसेसिव होगी, या फिर वाई लिंक होगी। वाई लिंक भी हो सकती है। सो यदि XY में मौजूद होगा तो ये पोजीशन होगी, और यदि ऑटोसोमल में मौजूद होगी तो उनको हम ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव, और यदि सेक्स लिंक में मौजूद है तो सेक्स लिंक डोमिनेंट या सेक्स लिंक रिसेसिव के नाम से जानेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी कोई पेडिग्री देखेंगे तो नॉर्मली एक पेडिग्री में एक पेरेंट होते जो आपस में क्रॉस करने के बाद उनकी कुछ प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। मान लीजिए कुछ इस तरीके का होगा। एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए फिर इसकी शादी एक किसी और मेंबर से होती है, यहां पर आप ये याद रखें कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरेशन 3 में क्या है, जनरेशन 4 में क्या है। तो यहाँ ये भी आप समझ जाइए कि किसी पेडिग्री में जनरेशन कैसे दिया जाता है। तो जो पहले पेरेंट होंगे उनको हम कहेंगे जनरेशन 1, ठीक है, क्या कहलाएगा? जनरेशन 2, जनरेशन 1। इन जनरेशन के क्रॉस होने के बाद जो भी सेकेंड लाइन ऑफ चाइल्ड बनेगी या प्रोजेनी बनेगी वो कहलाएगी जनरेशन 2। और इस जनरेशन को जिनकी जैसे इसके साथ हमने क्रॉस किया तो इससे जो बना ये बनेगा क्या? जनरेशन 3। और इनके आपस में क्रॉस होने के बाद जो आखिरी बनेगी वो बनेगी क्या? जनरेशन 4। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है, जब आपको पेडिग्री दे देता हूं और आपसे पूछा जाता है कि जनरेशन 2 में जो चौथे नंबर का है या दूसरे नंबर का है या पहले नंबर का है उसमें किस तरीके की गैमेट फॉर्मेशन होगी, इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। तो यदि आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सी जनरेशन किसको कहते हैं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है कि किस नंबर पे, तो सपोज कीजिए ये होगा 1, ये होगा 2 फर्स्ट जनरेशन के लिए, सेकंड जनरेशन के लिए ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4। यानी ऐसा नहीं कि आप 2 खत्म हुआ तो यहां से 3 शुरू हो जाएगा। नो, 1 2 1 2 3 4 हर एक जनरेशन के लिए नंबरिंग कहां शुरू होगी? 1 से शुरू होगी। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जब भी किसी नंबर के लिए पूछे तो आप बता सकते हैं। सपोज कीजिए किसी क्वेश्चन में पूछ ले कि जनरेशन 2 में 6वें नंबर का, तो अब आप यहां देखेंगे कि यहां तो 6वां नंबर है ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? ऊपर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो वो कुल मिला के टोटल प्रोजेनी में से कई बार ऐसा क्वेश्चन यदि पूछता है तो वो आप ध्यान रख सके। तो ये जनरेशन है और इन जनरेशन को क्या की गई है? नंबरिंग की गई है। इसके अनुसार भी आप जो है तो क्या कर सकते हैं?
ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेकंड जनरेशन के थर्ड नंबर में किस तरीके के गैमेट फॉर्मेशन होंगे या किस तरीके की कंपोजिशन है जीन्स की, तो ये बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि एक पेडिग्री कैसे होती है। पहले बात करेंगे कि अलग अलग पेडिग्री में हम उनकी नेमिंग कैसे करते हैं और फिर उसके बाद एक पेडिग्री चार्ट लेकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि इस चार्ट को आप देखें तो आप फाइंड आउट आप देखेंगे कि मैंने यहां पर इस तरीके से ट्रेड बना रखे हुए, एक नॉर्मल मेल, एक नॉर्मल फीमेल, ये मेल है, नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल, डिजीज मेल एंड फीमेल, और यहाँ पर मैंने कैरियर का बनाना है। तो कुछ केसेस में कैरियर, अब हम यहाँ देखना चाहते हैं कि हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यदि हम ट्रेट उनके लिखेंगे। ऑटोजोम को हम जब इंडिकेट करते हैं, जैसे मैंने कहा कैपिटल ए आपको पता है, आपने टॉल और डॉर्फ पढ़ा हुआ है। यदि कोई डिसीज कैरी हो रही है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो कैपिटल ए कैपिटल का मतलब क्या होता था, टॉल हो जाता था। कैपिटल ए स्मॉल ए का मतलब क्या होगा, टॉल ही होगा यदि कैपिटल ए कैपिटल का मतलब टॉल है। और डॉर्फ कब होता, जब दोनों क्या होते, स्मॉल ए होते, तब वो डॉर्फ होता। तो याद रखिएगा कि जब भी हम ऑटोसोमल डिसीज के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हमको जो दोनों के दोनों डोमिनेंट है उनको इंडिकेट करने के लिए कैपिटल ए यूज करेंगे, हेटेरोजाइगस को इंडिकेट करने के लिए कैपिटल ए स्मॉल ए यूज करेंगे, और डॉर्फ के लिए या रिसेसिव वन के लिए स्मॉल ए यूज करेंगे। जबकि हम सेक्स लिंक के केस में हमारे पास क्या है, एक्स और वाई है। तो जब हमको एक्स को डोमिनेंट दिखाना होगा तो एक्स कैपिटल ए के थ्रू दिखाएंगे, और रिसेसिव दिखाना होगा तो एक्स स्मॉल ए के थ्रू दिखाएंगे। वाई चूंकि एक सिंगल क्रोमोसोम ही है और कहीं मौजूद ही नहीं है, फीमेल के केस में भी तो एक्स मौजूद है, तो वहां एक्स ए और एक्स स्मॉल ए से काम चल जाएगा। ये दिमाग में रखने की बात है, मैं स्टार्ट करने के पहले ही आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि ऑटोसोमल के केस में हम कैपिटल ए स्मॉल ए के थ्रू जाएंगे, और सेक्स लिंक वाले केस में एक्स वाई के थ्रू हम उस डिसीज को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। अब सपोज की ये मैं इन चार कैटेगरी या पांच कैटेगरी में ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट मींस एक भी यदि डोमिनेंट जीन मौजूद है या ट्रेट मौजूद है तो वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। चूंकि मैं डिसीज की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है उसमें इस मेल में क्या होगा, आइदर कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, दोनों होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक भी डोमिनेंट जीन मौजूद है तो वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। ये कैरियर की तरह काम नहीं करेगा, ये क्या होगा, डिसीज कंडीशन में काम करेगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट फीमेल के केस में भी वही याद रखिएगा, यहां मेल और फीमेल से कोई लेना देना नहीं है जब ऑटोसोमल डिसीज की हम बात कर रहे हैं। और ऑटोसोमल डिसीज में इन दोनों के पास वो डिसीज नहीं है, और हमने क्या किया, ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, रिसेसिव हैं, यानी कि ये स्मॉल ए कैरी कर रहे हैं। यहां पर ऑटोसोमल डोमिनेंट में कैरियर जैसी कोई चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी फिलहाल। ऐसा नहीं होगा कि एक कैपिटल ए मौजूद है और एक स्मॉल ए मौजूद है तो उस स्मॉल ए के मौजूद होने के कारण वो डिसीज ना दिखाई दे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये रिसेसिव नहीं है, ये डोमिनेंट केस है। तो एक भी कैपिटल ए मौजूद है तो वो डिसीज दिखाई देगी। तो यहाँ पर ये केस आपको कैरियर वाला केस नहीं है। अब आ जाते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, इसकी बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। तो चूंकि इन दोनों में डिसीज है तो ये मेल के पास क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए स्मॉल ए होना चाहिए, इनके पास भी स्मॉल ए होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगी, सॉरी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज कहलाएगी। अब आप यहां आ जाए, यदि यहां पर कैपिटल ए एक भी है या दोनों है तब ये ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं होगी, या एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए है तो ये डिसीज वाली मौजूद है लेकिन फिर भी ये कंप्लीट बनेगा। या आप इसको यहां पर रख सकते हैं और इसको यहां पर रख सकते हैं। क्यों रखा मैंने यहां पर, क्योंकि रिसेसिव एक कैरेक्टर को वो कैरी कर रहा है, इसलिए यहां ये दोनों तो नॉर्मल कंडीशन है, कैरियर की तरह काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ एक ये भी बना रखा हुआ है जहां पर वो कैरियर की तरह बिहेव करेंगे, तो वो कैपिटल ए स्मॉल ए यहां पर आ जाए। इज इट क्लियर? तो ये हो गई बात ऑटोसोमल डोमिनेंट की, ये हो गई बात ऑटोसोमल रिसेसिव की कि किसमें कौन से जीन के थ्रू वो रिप्रेजेंट करे। अब आइए बात एक्स लिंक डोमिनेंट।
यदि मैं कहूं कि कोई डिसीज एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है मतलब मेल के पास एक ही एक्स होता है, फीमेल के पास कितने एक्स होते हैं? 2 एक्स होते हैं। सो फीमेल को यदि किसी डिसीज को एक्सप्रेस करना है डोमिनेंट केस में, तो उसमें एक भी यदि हो गया तो भी वो डोमिनेंट है, दोनों में हो गया तब तो है ही। और मेल की यदि मैं बात करूं तो उसमें चूंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और यदि वो एक एक्स क्रोमोसोम डोमिनेंट हो गया तो वो डिसीज कंडीशन में होगा। यदि वो नॉर्मल रहा तब तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि मेल में एक ही। अब यहां पर देखिए एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में यदि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज है तो मेल के केस में क्या होगा? मैंने कहा था एक्स वाई से इंडिकेट करना है, और ए के ऊपर क्या हो जाएगा? डोमिनेंट का निशान हो जाएगा। कैपिटल ए बना दीजिए, या आप चाहें तो प्लस का निशान भी बना सकते हैं कि ये डोमिनेंट है। अरे मेरे फीमेल के केस में यदि डिसीज कंडीशन में हम उनको रखना है तो ये कंडीशन आई। अरे मेरी बात दोनों। अच्छा, अब यहां एक मजेदार बात है, जब हम एक्स लिंक की बात करेंगे तो फीमेल कैरियर होंगी, मेल की कैरियर नहीं। केवल कौन कैरियर होगा? फीमेल कैरियर होंगी, मेल कैरियर नहीं होंगे। किसमें? एक्स लिंक वाले में, क्योंकि मेल के पास तो एक ही एक्स है, तो यदि वो डिफेक्टेड हुआ तो सीधे डिसीज, डिफेक्टेड नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फीमेल के केस में 2 एक्स है, तो एक डिफेक्टेड हुआ तो बच सकती है, एक डिफेक्टेड नहीं हुआ तो बच सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब यहां पर क्या पोजीशन होगी? एक्स लिंक डोमिनेंट है तो ये नॉर्मल एक्स और वाई, और यहां पे भी एक्स और एक्स। आप चाहें तो प्लस की जगह कैपिटल ए रखिए, तो आपकी याददाश्त के लिए अच्छा रहेगा कि ये डोमिनेंसी की बात कर रहा है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ स्मॉल ए है, या दोनों जो है तो क्या है? रिसेसिव कंडीशन है, क्योंकि एक भी यदि यहां पर कैपिटल ए आ गया तो वो क्या हो जाएगा? एक्स लिंक डोमिनेंट कंडीशन में पहुंच जाएगा। जैसे यहां मैं फीमेल के बारे में बात कर रहा हूं, एक्स ए एक्स। इज इट क्लियर? तो आप इसको ऐसा भी इंडिकेट कर सकते हैं, इसको स्मॉल लेटर में इंडिकेट कर सकते हैं एक्स को, तो ये रिसेसिव अपने आप को इंडिकेट कर पाएगा। जैसे यहां पर है तो इसको आप, ये तो कैपिटल होगा ही, एक कैपिटल हो गया, एक को आप रिसेसिव दिखा दीजिए फीमेल के केस में, और यहां पर इसको रिसेसिव दिखा दीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि स्मॉल दिखा दें तो रिसेसिव हो जाएगा, और कैपिटल रहेगा तो वो एक्स रहेगा। तो यहां पर यदि एक भी कैपिटल है और एक रिसेसिव है, क्योंकि एक्स लिंक डोमिनेंट कंडीशन है तो वो कैरियर नहीं होगी। यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये भी डिसीज कंडीशन में चली जाएगी। तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ पे भी डोमिनेंट वाले केस में ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर एक भी यदि एक डोमिनेंट आ गया, दूसरा रिसेसिव रहेगा, तब भी वो क्या कहलाएगी? एक्स लिंक डोमिनेंट कंडीशन कहलाएगी। लास्ट वाले केस में देखिए, एक्स लिंक रिसेसिव, मेल में आ जाता हूं। मेल में भी एक भी एक्स, वाई से कोई लेना देना ही नहीं। यदि ये एक्स रिसेसिव है यहां तो मेल डिफेक्टेड होगा, लेकिन फीमेल कब डिफेक्टेड होगी? जब दोनों एक्स कैसे होंगे? रिसेसिव। जब दोनों एक्स कैसे होंगे? रिसेसिव। क्यों? क्योंकि यदि एक भी एक्स बड़ा हो गया, डोमिनेंट हो गया, तो ये दूसरा वाला अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये केस केवल फीमेल में है, बाकी में नहीं। स्वाभाविक है, यहाँ एक्स एक्स है तो ये कैपिटल एक्स वाई होगा, और ये होगा क्या आपका? कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स। सो ये एक इंडिकेशन है, एक चार्ट मैंने बनाया है ताकि आप ये जान सकें कि यदि कोई डिफेक्टेड होगा तो उसमें क्या चांसेस हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप के कैसे दिखाई देगा, ये मैंने समझाने के लिए किया है। नहीं भी समझ में आया है तो हम एक पेडिग्री के थ्रू इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम कितने लेवल तक इसको कामयाब कर पाते हैं। नाउ सी दिस एग्जांपल, सिंपल एक एग्जांपल हम लेकर पहले एक पेडिग्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनिशियली कैसे सॉल्व की जाती है पेडिग्री, ये जानना बहुत जरूरी है। हम ज्यादा से ज्यादा 4 कंडीशन हो सकती है। एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकती है ये पेडिग्री, एक्स लिंक रिसेसिव हो सकती है ये पेडिग्री, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है और ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकती है। हमको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी पेडिग्री है, किस पेडिग्री का चार्ट बना हुआ है, ये जानने के लिए हमको 1 बाय 1 सभी को टेस्ट करना होगा। ठीक, तो ये इनिशियल मेथड है, एक्चुअली में ऐसा ही सॉल्व किया जा सकता है। ये जनरेशन 1 है, ये जनरेशन 2 है,
ये जनरेशन 3 है और ये जनरेशन 4। सपोज कीजिए हमने यूं ही एक रैंडमली बेसिस पे रखा हुआ है, हम देखते हैं सबसे पहले सपोज करो हम चेक करते हैं वेदर द पेडिग्री इज एक्स लिंक डोमिनेंट और नॉट। सपोज करते हैं ये पेडिग्री एक्स लिंक डोमिनेंट है। यदि ये एक्स लिंक डोमिनेंट है तो क्या पोजीशन होगी? क्योंकि यहां पर पहले ही जनरेशन में ये अफेक्टेड है पेरेंट मेल मेंबर और डोमिनेंट है, एक्स लिंक डोमिनेंट। यदि आप पिछले वाला जो हमने चार्ट बनाया था उसको देखेंगे, क्योंकि ये एक्स लिंक की मैं बात कर रहा हूं तो इसमें एक मेल है तो क्या होगा एक्स और वाई, पहली चीज। और चूंकि ये डिजीज कंडीशन में है और हम बात कर रहे हैं किसकी फिलहाल एक्स लिंक डोमिनेंट की, तो इस एक्स के ऊपर क्या बनेगा ये ए। आप मैंने वहां बताया था कि आइदर आप कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स में कर सकते हैं। कैपिटल एक्स के साथ ए लिखेंगे और स्मॉल ए लिखेंगे तो वहां पर रिसेसिव और डोमिनेंट समझने में थोड़ा सा आसानी होता है, तो इसलिए आप ऐसा ही लिखें। तो हमने क्या लिखा, मेल में जो एक्स लिंक का कैरेक्टर हम शो कर रहे हैं, चूंकि ये अफेक्टेड है तो हमने इसको इंडिकेट किया किससे, एक्स कैपिटल ए वाई के साथ, क्योंकि वाई से लिंक नहीं है तो वाई को आप भूल जाए। चूंकि ये डिसीज कंडीशन में नहीं है, ऐसी कंडीशन में हम इसको किस में इंडिकेट करेंगे, एक्स एक्स, और इनके दोनों एक्स कैसे होंगे, स्मॉल ए, क्योंकि यदि एक भी कैपिटल ए हो गया तो डोमिनेंट के केस में कैरियर नहीं होती, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगी, डिफेक्टेड हो जाएगी। सो यदि हम मानकर चलते हैं कि ये पेडिग्री एक्स लिंक डोमिनेंट है तो शुरुआत में दोनों पेरेंट के पास ये क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन होना चाहिए एज पर एक्स लिंक डोमिनेंट। अब देखते हैं कि वाकई है कि नहीं। यहां तो हमने शुरुआत ही कर रहे थे, इनको तो हम बड़े आसानी से इनकी नंबरिंग कर सकते हैं, इनको दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि ये पॉसिबिलिटी है पेरेंट के साथ तो क्या चाइल्ड उसको फुलफिल करते, तो आप पहले ही केस में आ जाइए। यहां इस लड़की को फादर की तरफ से वाई तो मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा, फादर की तरफ से मिलेगा एक्स ए, ओके, एक डोमिनेंट आ गया। मदर की तरफ से क्या आएगा, एक्स स्मॉल ए, ये डिफेक्टेड है, ओके, नो प्रॉब्लम। ये तो दूसरी जगह से आया है, ये फादर का नहीं है, ये मेटिंग की प्रोसेस हुई है, किसी दूसरी फैमिली का मेंबर है जो क्रॉस किया है, तो इसको आपको चेक नहीं करना है। आपको इन दोनों पेरेंट की प्रोजेनी को चेक करना है। तो हमने इन दोनों पेरेंट की प्रोजेनी ये थी, इसको चेक कर लिया, तो यहां ओके थी बात। दूसरे पे आ जाइए, हम दूसरे पे देखें तो ये मेल मेंबर है, इसको फादर की तरफ से क्या मिला होगा, वाई क्रोमोसोम मिला होगा। मदर की तरफ से क्या मिलेगा, एक्स क्रोमोसोम मिलेगा। चूंकि ये एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव है तो स्वाभाविक है एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं होगा, क्योंकि ये डिसीज किससे फैल रही है, एक्स लिंक डोमिनेंट जीन से, तो रिसेसिव जीन है, तो ये इसका भी डिफेक्ट नहीं है, ओके, नो प्रॉब्लम। ये मेल है, इसको फादर की तरफ से ही वाई क्रोमोसोम मिलेगा, क्योंकि मदर के पास तो वाई क्रोमोसोम है ही नहीं। अब इसको अफेक्टेड होने के लिए, क्योंकि हम यहां शो करें कि अफेक्टेड है, इसको अफेक्टेड होने के लिए इसको मदर की तरफ से एक डोमिनेंट एक्स जीन चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली मदर के पास कोई भी एक्स डोमिनेंट जीन नहीं है। तो यदि यहां पर मदर की तरफ से एक्स ए आएगा और ये डिफेक्टेड दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने जो पहली हाइपोथेसिस रखी थी कि ये पेडिग्री एक्स लिंक डोमिनेंट है, वो सही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही, मतलब हमने जो ये हाइपोथेसिस रखी थी कि एक्स लिंक, क्योंकि इसको भी डिफेक्टेड होने के लिए क्या चाहिए, मदर की तरफ से एक डोमिनेंट जीन चाहिए, जो उसको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मदर ऑलरेडी कैसी है, रिसेसिव है, उसके पास दोनों एक्स लिंक जीन। सब कुछ मिलाकर हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये एक्स लिंक नहीं है। चलिए थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं जो हमने पहले बनाए थे, क्योंकि ये एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं। ओके, हमने दूसरी हाइपोथेसिस लेते। दूसरी हाइपोथेसिस थी एक्स लिंक रिसेसिव। दूसरी हाइपोथेसिस क्या थी, एक्स लिंक रिसेसिव। यदि मैं दूसरी हाइपोथेसिस लूं एक्स लिंक रिसेसिव की, अगेन आप इसका ऐसा देख लीजिए, यहां पर एक्स क्या है, रिसेसिव। एक्स के ऊपर मैंने क्या लिखा है, स्मॉल ए। वाई तो वाई है, वाई के क्रोमोसोम से कोई लेने देने नहीं, क्योंकि ये पूरा एक्स लिंक की बात हम कर रहे हैं। तो फीमेल में क्या पॉसिबिलिटी है, फीमेल में जो दो एक्स है, क्योंकि एक्स लिंक की हम बात कर रहे हैं, तो फीमेल में जो दो एक्स है
उनमें चूंकि ये डिफेक्टेड नहीं है फीमेल, तो एटलीस्ट एक एक्स के ऊपर क्या है, डोमिनेंट जीन मौजूद है। दूसरे में डोमिनेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लाइक दिस, यानी कैरियर की तरह भी हो सकती है। मैंने पहले भी कहा था आपको कि कैरियर में हर बार इंडिकेशन नहीं होता है आधे में, इसलिए अगर समझिए कि नॉर्मल बेबी दिख रहा है वो कैरियर की तरह बिहेव कर सकता है। तो हम यहाँ इसलिए भी छोड़कर रख रहे हैं कि बाद में कहीं ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो वहां यूज करेंगे। तो एक तो कम से कम एक एक्स के ऊपर एक डोमिनेंट है और उसके कारण फीमेल कैसी दिखेगी, नॉर्मल दिखाई देगी। अब हम ये मान कर चलते हैं। फिर उन्हीं तीनों जीनोटाइप के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। तो जब इस फीमेल की मैं बात करता हूं, इसको कहां से मिलेगा, मैं रिसेसिव की बात कर रहा हूं, यहां से फादर से उसको क्या मिलेगा, वाई तो मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा, एक्स से मिलेगा। मदर से उसे क्या चाहिए, यदि मदर से अब उसे, यदि मैं पहले यहां 2a मान चुका होता, यहां भी कैपिटल ए मान चुका होता, तो मदर की तरफ से एक्स ए आता, कैपिटल ए आता। ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाती, इसको नॉर्मल होना होता, क्योंकि डिसीज, किस डिसीज की हम बात कर रहे हैं, हम फिलहाल बात कर रहे हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज की। किस डिसीज की, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज की। तो यहां पर एक्स स्मॉल ए ना आके क्या, सॉरी एक्स कैपिटल ए आता, तो ये भी डिफेक्टेड नहीं रह जाती। यहां पर क्या आना चाहिए, एक्स स्मॉल ए। इसका मतलब ये है कि ये जो फीमेल है ये एक तरीके से ऐसी होगी, यानी एक उसका एक्स जो है तो कैपिटल है, एक एक्स कैसा है, स्मॉल है या रिसेसिव है, और एक तरीके से आप कह सकते हैं ये कैरियर, क्या है ये कैरियर। यहां तक तो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो ये इस वाले केस में ओके है। इस मेल मेंबर की यदि मैं बात करूं तो ये देखिए वाई इसके पास आया है, यहां से मदर की तरफ से क्या आएगा, क्योंकि ये रिसेसिव डिसीज है, तो यदि एक्स स्मॉल ए आएगा तो डिफेक्टेड हो जाएगा, तो इसको क्या आना है, यहां से एक्स ए पॉसिबल है, आ सकता है, तो ये भी ओके है सिचुएशन। अब आ जाइए यहां, इस मेल के पास भी क्या आएगा, वाई आएगा, और मदर की तरफ से चूंकि डिफेक्टेड है तो एक्स ए आ सकता है, तो और डिफेक्टेड हो सकता है, यहां भी ठीक है। तो इस पूरी सिचुएशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, इज इट ओके। अब चूंकि यहां पर दोनों होमोजाइगस है, एक्स से एक्स से, ये जो पहली जनरेशन तो हमने चेक कर ली कि ओके है। आपको पहली जनरेशन चेक करके ये डिसाइड नहीं करना है, आपको नीचे भी आना है, पूरी डिग्री है आपके पास। अब ये फीमेल इस मेल मेंबर के साथ इसकी शादी हो रही, हमको ये तो पता है कि यदि ये अनअफेक्टेड है तो इसका मतलब इसके पास जो एक्स क्रोमोसोम है वो रिसेसिव नहीं है, वो कैसा है, डोमिनेंट। क्योंकि यदि रिसेसिव होता है क्रोमोसोम तो ये डिफेक्टेड हो जाता, क्योंकि वाई क्रोमोसोम में रिसेसिव और डोमिनेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। अब ये कॉन्सेप्ट बन गया। अब इन दोनों के प्रोजेनी कौन सा है, एक ये है और एक ये। इस फीमेल के लिए मैं बात करूं तो इस फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम फादर की तरफ से आएगा, वो हो गया एक्स कैपिटल ए, मदर की तरफ से आएगा क्या, एक्स स्मॉल ए। मामला सही है, क्योंकि एक कैपिटल ए आ गया इसलिए ये नॉन अफेक्टेड दिखाई दिया। अब इन दोनों की प्रोजेनी का ये एक दूसरा चाइल्ड है। इस चाइल्ड के पास फादर की तरफ से तो वाई आएगा, लेकिन मदर की तरफ से क्या आएगा, एक्स क्रोमोसोम आएगा। अब जब हम मदर की तरफ से एक्स क्रोमोसोम लाते हैं तो वो कैसा आता है, रिसेसिव वाला आता है। और इस सिचुएशन में इस वाले केस को कैसा होना चाहिए, अफेक्टेड होना चाहिए, लेकिन ये तो नॉर्मल दिख रहा है। इसका मतलब ये डिग्री एक्स लिंक रिसेसिव भी नहीं। हमारी दूसरी हाइपोथेसिस भी क्या हो गई, गलत हो। अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, तीसरी हाइपोथेसिस की तरफ, कि क्या ये एक्स लिंक डोमिनेंट, सॉरी ऑटोसोमल डोमिनेंट। हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। देखिए ये बेसिक तरीका है पेडिग्री को सॉल्व करने का, और यदि आपने ये बेसिक तरीका एक बार सीख लिया तो फिर कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगी किसी भी पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए। चार ही तरीके हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। तो एक बार आप कर लीजिए, उसके बाद फिर
कुछ ट्रिक्स भी हैं, बताऊंगा वो भी, जिनसे आसानी से चुटकियों में आप पता लगाएंगे कि कैसे किसी पेडिग्री को शॉर्ट आउट किया जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कौन सी वो ट्रिक है जिनमें आसानी हो जाती है, चारों के चारों करने की जरूरत नहीं है, एक या दो किया और आंसर आ गया, वो बाद में बात करेंगे। तीसरा आता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। थर्ड वन क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसको लेते हैं। देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसका मतलब क्या है? अब एक्स और वाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि एक्स लिंक वाला काम हमने हटा दिया। अब हम केवल क्या ले रहे हैं? अब हम केवल और केवल ले रहे हैं ऑटोसोम। चूंकि ये डिफेक्टेड है, ये वाली सिचुएशन होगी, चूंकि डिफेक्टेड है। क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है? आंसर इज यस, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज डोमिनेंट। तो यानी एक भी कैपिटल ए होगा और या एक स्मॉल ए हो सकता है, तो और दोनों के दोनों कैपिटल ए हो सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में वो डिफेक्टेड हो। जहां तक फीमेल की यदि मैं बात करूं तो इसके पास दोनों क्रोमोसोम कैसे होंगे? रिसेसिव होंगे। क्यों? क्योंकि यदि एक भी कैपिटल हुआ तो ये फीमेल क्या हो जाएगी? डिफेक्टेड हो जाएगी। इसलिए इस दो इनके पास दोनों के पास क्या होगा? स्मॉल ए। अब फिर से तीनों प्रोजेनी को चेक करते हैं, जो इन दोनों पेरेंट की प्रोजेनी। यहां पर आते हैं फीमेल की तरफ से, तो उसे स्मॉल ए ही मिलेगा। इज इट ओके? फादर की तरफ से एक कैपिटल ए मिल सकता है और जिसके कारण वो डिफेक्टेड हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यहां फादर की तरफ, मदर की तरफ से तो स्मॉल ए ही मिलना है, फादर की तरफ से एक स्मॉल ए आ सकता है, तो ये ओके हो सकता है। मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये क्या है? हेट्रोजाइगस है। यानी क्योंकि यदि यहां पर दोनों कैपिटल ए जो होते तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया होता? गलत हो गया होता। एक कैपिटल ए आते साथ इसको डिफेक्टेड होना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि एक कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है। हम इसलिए अपने आप को सुधार लिए कि ऊपर ये सिचुएशन रहेगी। थर्ड वाले में फीमेल की तरफ से तो स्मॉल ए आएगा, फादर की तरफ से कैपिटल ए आ गया, इसलिए ये डिफेक्टेड है। ओके, यहां तक बिल्कुल सही है। सेकेंड जनरेशन चेक करते हैं। जब आप सेकेंड जनरेशन चेक करोगे तो आप इस सेकेंड वाले को थोड़ा सा ध्यान से देख लो, इतने में ही क्लियर हो जाएगा, मैं इधर नहीं जाता। इस सेकेंड वाले को देखो, यहां फादर और मदर दोनों क्या हैं? डिसीज कंडीशन में नहीं है, क्योंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये डिसीज कंडीशन में नहीं है। इसका मतलब इन दोनों के पास क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर है। स्मॉल ए इसमें भी स्मॉल ए। लेकिन इन ये दोनों के दोनों इस बच्चे को जो पैदा कर रहे हैं, यहां तक तो बात ठीक है कि मदर की तरफ से एक स्मॉल ए मिलेगा, फादर की तरफ से एक स्मॉल ए मिलेगा, ओके। लेकिन यहां वाले केस में मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक स्मॉल ए तो किसी से मिलेगा, लेकिन दूसरा उसको क्या चाहिए? कैपिटल ए चाहिए, तभी ये डोमिनेंट होगा या तभी ये डिसीज कंडीशन में मिलेगा और तभी ये फुलफिल होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। वो यहां पर इसको नहीं रिसीव होगा और इसी कारण ये डिग्री हमारा ये भी हाइपोथेसिस गलत होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी नहीं। लास्ट बचती है कौन सी? ऑटोसोमल रिसेसिव। केवल वो बची है। चलो देख लेते हैं वो अपने आप को फुलफिल करती है या नहीं। और इसी के साथ आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से डिग्री हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, ऑटोसोमल रिसेसिव है क्योंकि तीनों खत्म हो गई, आखिरी बची है तो कोई ना कोई पेडिग्री तो होना ही है इसे। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव यदि मान लें तो ये डिसीज कंडीशन में है, ये ऐसे हो सकती है, यानी एक इसमें कैपिटल ए है, दोनों कैपिटल ए हो सकते हैं, एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए हो सकता है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। अब देखिए, चूंकि ये डिफेक्टेड कंडीशन में तो इसको मदर की तरफ से एक स्मॉल ए मिला, फादर की तरफ से एक स्मॉल ए मिला। ये इसमें मदर की तरफ से कैपिटल ए मिल गया, फादर की तरफ से स्मॉल ए मिल गया। इधर फादर की तरफ से स्मॉल ए, मदर की तरफ से भी स्मॉल ए, तो ये डिसीज कंडीशन में पहुंच गया। इनकी क्रॉस देख लीजिए, ये अनअफेक्टेड है तो इसमें कम से कम एक कैपिटल ए होगा, दूसरा स्मॉल ए हो सकता है या कैपिटल ए हो सकता है, हमें नहीं पता। इसके दो बच्चे हैं, ये अनअफेक्टेड है, इसका मतलब है फादर की तरफ से इसको कैपिटल ए मिला, मदर की तरफ से तो स्मॉल ए ही मिलेगा। ये लड़का है, इसको भी फादर की तरफ से कैपिटल ए मिला, मदर की तरफ से तो स्मॉल ए ही मिलना, क्योंकि इसके पास और कोई दूसरा है नहीं। यहां पर देख लीजिए,
चूंकि रिसेसिव नहीं है तो इसका मतलब है ये माँ भी एक कैपिटल ए कैरी कर रही होगी और दूसरा क्या कर रही होगी, स्मॉल ए। इस चाइल्ड को, इस डॉटर को आइदर कैपिटल ए मिला होगा या कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी दोनों तरफ से एक कैपिटल ए मिल गया होगा तब भी ये नॉर्मल दिखेगी। एक तरफ से कैपिटल ए मिला होगा, एक तरफ से स्मॉल ए, तब भी ये नॉर्मल दिखेगी। लेकिन चूंकि ये चाइल्ड जो है तो रिसेसिव कंडीशन में है तो दोनों की तरफ से, मदर और फादर की तरफ से क्या मिला, स्मॉल ए मिला। यहां पर देख लीजिए ये अनअफेक्टेड है, इसका मतलब इसमें कम से कम एक तो कैपिटल ए मौजूद है, दूसरा स्मॉल ए हो सकता है। इन दोनों चाइल्ड में मदर की तरफ से दोनों बार क्या आया, कैपिटल ए आया, फादर की तरफ से तो स्मॉल ए ही आएगा, तो ये भी दोनों फुलफिल करते हैं, क्योंकि एक भी डोमिनेंट हो गया तो रिसेसिव कैरेक्टर नहीं शो करेगा। यहां पर आ जाइए, ये फादर है जो कि क्या नाम से अनअफेक्टेड है, अनअफेक्टेड है, इसका मतलब है इनमें कम से कम एक कैपिटल ए होगा, दूसरा स्मॉल ए हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अब देख लीजिए इन दोनों में से एक एक ऑटोसोमल जीन मिलेगा, मदर और फादर दोनों से एक स्मॉल में मिला तो ये डिफेक्टेड हो गया, इसको भी स्मॉल में मिला तो डिफेक्टेड हो गया। लड़की को आइदर मदर की तरफ से ए, फादर की तरफ से दोनों से ए मिला तब भी ये डिफेक्टेड नहीं है, और फादर की तरफ से ए और मदर की तरफ से स्मॉल ए मिला तब भी डिफेक्टेड नहीं है। अल्टीमेटली ये पेडिग्री पूरी कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव। कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो आप तरीका है ये पेडिग्री को सॉल्व करने का। अब आप कहेंगे सर यदि कोई पेडिग्री आए और हमको इसे ही सॉल्व करने में आधा घंटा लग जाएगा, ये कैसे पॉसिबल होगा? तो सबसे पहले बेसिक है, यदि आप इतना नहीं जानते, इस तरीके से सॉल्व करना नहीं जानते तो आपको तकलीफ होगी। इतना हमने जान लिया, अब हम बात करेंगे कुछ ट्रिक्स की, कुछ तरीकों की, जिनको अप्लाई करके आप फाइंड आउट करेंगे कि वाकई वो ऐसा काम करते हैं या नहीं करते हैं, और उससे आपको बड़ा आसान हो जाएगा किसी पेडिग्री को एनालाइज करना। ओके, नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये दो पार्ट बना रखे हैं मैंने, चूंकि डायग्राम ये बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले कंप्लीट कर दिया, फिर बाद में मैंने कहा अब आपको समझाना शुरू करो। ये क्लू है जहां से आप चुटकियों में फाइंड आउट करेंगे। ये एग्जांपल बनाया है मैंने इस तरफ पे, जो आप बाद में हम इस पे एग्जांपल पे डिस्कस करेंगे। जब भी कोई पेडिग्री आपको दिखे, सबसे पहले आप पेडिग्री में क्या लिखिए, वेदर ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रन हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट और नॉट। आप देखिए ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रन, ये अफेक्टेड चिल्ड्रन है, इसके पेरेंट अफेक्टेड है, एटलीस्ट वन पेरेंट अफेक्टेड है, ओके। बट यहां देखेंगे तो इस अफेक्टेड चाइल्ड के पेरेंट अफेक्टेड नहीं। इज इट क्लियर? यही क्वेश्चन पूछा गया, ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रन हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। तो यहां तो वो फुलफिल हो रहा है कॉन्सेप्ट, लेकिन यहां वाले कॉन्सेप्ट में फुलफिल नहीं हो रहा। ओके, कोई बात, इस बारे में देखते हैं। ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रन हैव एटलीस्ट वन पेरेंट अफेक्टेड। ये तीनों की तीनों अफेक्टेड हैं और इनके पेरेंट में से एक अफेक्टेड है। ये दोनों अफेक्टेड हैं और इन दोनों में से एक, इनके पेरेंट में से एक अफेक्टेड है, यहां तो कोई अफेक्टेड नहीं। ये दोनों अफेक्टेड है, इनके दोनों में से एक पेरेंट अफेक्टेड है। ये दोनों अफेक्टेड हैं और इनके जो पेरेंट है उनमें से एक अफेक्टेड है एटलीस्ट। मतलब ये जो पेडिग्री है सेकंड नंबर वाला, ये इस स्टेप को या इस कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। आखिरी में आ जाइए, अगेन ये अफेक्टेड है, इनके दो में से एक पेरेंट अफेक्टेड है, ओके। ये अफेक्टेड है, ये तो बाहर से आया हुआ है तो छोड़ दीजिए अभी फिलहाल। लेकिन यहां आप देखेंगे तो ये अफेक्टेड दिख रहा है, लेकिन इसके पेरेंट अफेक्टेड नहीं। तो कुल मिलाकर कहने का यह है कि जब भी कोई आप पेडिग्री चार्ट देखें तो सबसे पहले अफेक्टेड को देखें और ये देखें कि इन अफेक्टेड में से उनके पेरेंट की पोजीशन क्या है। यदि उन दोनों में से कोई एक पेरेंट भी अफेक्टेड नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट वन पेरेंट, एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट, दोनों अफेक्टेड है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम एक अफेक्टेड पेरेंट होना चाहिए तो पूरी पेडिग्री। यदि ऐसा नहीं है तो दो सिचुएशन बनती है। All affected children have at least one affected parent. If answer is yes, किसमें आया है, इसमें yes, इन दोनों में क्या आया है, no। चूंकि इस वाले में yes आया है तो वो पेडिग्री कैसी होगी, डोमिनेंट। कैसी होगी, डोमिनेंट। और जिसमें ये फुलफिल नहीं करता वो पेडिग्री कैसी होगी, रिसेसिव। हमने कहा नॉर्मली
पेडिग्री आप चार ही है, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट में ऑटोसोमल और सेक्स लिंक, रिसेसिव में ऑटोसोमल और सेक्स लिंक। तो यहां हमने कहा कि यदि किसी भी पेडिग्री में कोई भी अफेक्टेड चिल्ड्रन के पेरेंट यदि अफेक्टेड हैं, तब तो सभी अफेक्टेड चिल्ड्रन को देखना है, केवल एक को जब पहली रो को मत देख के छोड़ दीजिएगा, सभी को चेक करना है। यदि आंसर यस आता है तो पेडिग्री 100% क्या होगी? डोमिनेंट। आंसर नो आता है वो क्या होगी? रिसेसिव। अब आएगा क्वेश्चन, सर ये तो समझ में आ गया डोमिनेंट है रिसेसिव है। अब एटलीस्ट यदि इतना समझ में आ गया आपको कि डोमिनेंट है रिसेसिव है, तो अब आपको चारों के चारों पेडिग्री सॉल्व नहीं करनी, अब आपको केवल दो में कंसंट्रेट करना है। ओके, आगे। अब यदि मान लीजिए वो डोमिनेंट है, जैसे हमने कहा कि इस वाले केस में हमने कहा था कि वो डोमिनेंट है, अब आपको क्या चेक करना है? ऑल अफेक्टेड मेल्स। याद रखिएगा, डोमिनेंट के केस में आपका फोकस मेल में होगा, रिसेसिव के केस में आपका फोकस फीमेल में होगा। मैं फिर बताता हूं, यदि डोमिनेंट दिख गई, ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड मदर और अफेक्टेड आइदर अफेक्टेड मदर और अफेक्टेड डॉटर, दो में से कोई एक चीज होगी। क्लियर हो रही मेरी बात? ऑल अफेक्टेड मेल हैव अफेक्टेड मदर और डॉटर। चलिए देखते। ऑल अफेक्टेड फीमेल मैंने कहा है, मेल नहीं, सॉरी, ऑल अफेक्टेड मेल मैंने कहा, फीमेल भूल जाइए, यहां पर आइए मेल। ऑल अफेक्टेड मेल हैव आइदर मदर इज अफेक्टेड, इसकी कोई डॉटर को अफेक्टेड नहीं दिख रही, तो यहां मदर अफेक्टेड हमको दिख रही। ऑल अफेक्टेड मेल हैव मदर क्या है? हाँ सॉरी, ये मेल था, यहां इसकी मदर तो अफेक्टेड थी, लेकिन इसकी जो डॉटर थी वो अफेक्टेड नहीं थी। ये क्या बोल रहा है? ऑल अफेक्टेड मेल हैव अफेक्टेड मदर और डॉटर, जो भी होंगी वो उस अफेक्टेड मेल की मदर भी अफेक्टेड होगी और डॉटर। यहां मदर तो अफेक्टेड है लेकिन डॉटर अफेक्टेड नहीं। यहां देखिए, मदर अफेक्टेड है लेकिन इसकी डॉटर तो है नहीं, ये है इसकी मदर अफेक्टेड है। बस यहीं पर वो प्रोसेस जो है तो गलती हो रही। क्या कहता है? यदि आपका आंसर यस हो, पर अनफॉर्चुनेटली यहां पर आंसर क्या है हमारा? नो। हर एक जो अफेक्टेड मेल है उसकी मदर तो अफेक्टेड दिख रही है लेकिन उसकी डॉटर अफेक्टेड हमको नहीं दिख रही, क्योंकि यहां पर आंसर नो आ गया है। हमने कहा कि यदि आंसर यस आता तो वो एक्स लिंक्ड डिसीज होती। वो क्या होती? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होती। चूंकि हमारा आंसर नो आया है, इसलिए ये क्या होगी? ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी। कैसी होगी? ऑटोसोमल डोमिनेंट। मेरी बात समझ में आ रही? मैंने कहा कि आपको यह समझ में आ गया था कि ये पूरी की पूरी ये चूंकि उसमें पहले वाले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा था, तो सॉरी कर रहा था, इसलिए ये डोमिनेंट। और डोमिनेंट ये दोनों कैसी थी? रिसेसिव थी। अब हमको ये पता लगाना था कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो यही होता है कि यदि किसी भी इस पूरी पेडिग्री में कोई भी मेल मेंबर है, यदि उसका वो यदि अफेक्टेड है, तो उसकी आप मदर को देख लीजिए और उसकी डॉटर को देख लीजिए। यदि वो दोनों भी अफेक्टेड दिख रही हैं, तब वो क्या होती? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होती। पर चूंकि ये उस कॉन्सेप्ट को फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए क्या हो गया? ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हुआ। ये हमने लिखा है ऑल अफेक्टेड मेल हैव अफेक्टेड मदर और डॉटर। आंसर इज यस, एक्स लिंक्ड। आंसर इज नो, ऑटोसोमल। इज देयर एनी डाउट? दूसरे केस में चलते हैं। आई थिंक होप कि ये पेडिग्री जब बार बार आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे तब सुन। फिर हमने कहा ये हमने पहला वाला क्राइटेरिया फुलफिल किया था इन दोनों के साथ। अब हमको देखना है इसमें आगे। ये तो हमको पता है कि ये भी पेडिग्री रिसेसिव है, ये भी पेडिग्री रिसेसिव है। अब रिसेसिव के केस में क्या कहता है? वहां हमने फीमेल किया था कि जो भी मेल होंगे उनकी मदर और उनकी डॉटर को देखना है। यहां पर फीमेल को लेना है। ऑल अफेक्टेड फीमेल हैव अफेक्टेड फादर और सन। अब यहां फीमेल को ढूंढिए। ऑल अफेक्टेड फीमेल। मजेदार बात है कि कहीं आपको अफेक्टेड फीमेल ही नहीं दिखेगी।
इसमें ये देखिए, ऑल अफेक्टेड फीमेल हैव अफेक्टेड फादर और मदर, यही लिखा, ऑल अफेक्टेड फीमेल हैव अफेक्टेड फादर और सन। क्योंकि यहां पर इस फीमेल में, चलो ये तो अलग है, ये एक दिख रहा है, तो ऑल फीमेल हैव अफेक्टेड फादर। आंसर क्या आ रहा है इसका? यस। और यदि आंसर यस आएगा तो वो कैसा कहलाएगा? एक्स लिंग कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? ये एक्स लिंग है, क्योंकि यहां पर कोई भी फीमेल नहीं है जो कि अफेक्टेड हो और उसके फादर भी अफेक्टेड हो या उसका सन भी अफेक्टेड हो, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगी? ये रिसेसिव हो जाएगी, ऑटोसोमल। कौन सी हो जाएगी? क्योंकि हमने कहा है यदि सभी अफेक्टेड फीमेल्स के जो फादर होंगे या उनके जो सन होंगे वो भी कैसे होंगे? अफेक्टेड होंगे। यदि आंसर यस है तो एक्स लिंक, यदि आंसर नो है तो ऑटोसोमल। आप इनको सॉल्व करके देख लीजिए, आपको यही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये शॉर्ट तरीके हैं जिनसे आप जो है क्या कर सकते हैं? आसानी से पेडिग्री को सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये तो बात हुई पेडिग्री की। एक और छोटा सा चार्ट है पेडिग्री को लेकर, उसकी बात कर लेते हैं, शायद आपके काम आ जाए और उससे डाउट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। छोटी छोटी चीजें एक चार्ट के फॉर्म में, वो मैं आपको दे देता हूं, तो शायद आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाए और फिर उसी में ये भी कुछ बेसिक है। डिफरेंशिएशन करते वक्त जब आप कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। याद करने का तरीका है एक बार देखने के बाद, हालांकि जो हमने आपको पहला जो तरीका बताया उसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी कुछ चीजें हैं जो समराइज की गई है कई बार। ऑटोसोमल, हालांकि मैंने एक्स लिंक को बीच में कर दिया। आप दोनों ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव को एक साथ कर लीजिएगा और एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव को एक साथ कर लीजिएगा, तो दोनों में सिमिलरिटीज काफी हैं, तो वो समझने में आने में आसानी होगी। संज्ञान भी मैं वैसे देता हूँ। ऑटोसोमल डोमिनेंट की यदि मैं बात करूं तो ये डोंट स्किप जनरेशन, मींस ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन में आपको कोई डिसीज दिख रही है, अगले जनरेशन में किसी को कोई डिसीज नहीं, थर्ड जनरेशन में फिर डिसीज आ रही है। यदि ऐसा हो तो आप समझ जाइएगा कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि ये कभी भी जनरेशन स्किप नहीं करती। जबकि ये खासियत देखने को मिलती है किसमें? ऑटोसोमल रिसेसिव में। उसमें एक जनरेशन में डिसीज होगी, अगले में होगी नहीं, फिर अगले में पहुंच जाएगी, इस तरीके से। तो ये स्किप करने का जो जनरेशन है ये ऑटोसोमल रिसेसिव में होता है। इसी तरीके से ऑटोसोमल डोमिनेंट में अफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। अफेक्टेड पेरेंट मींस मदर और फादर अफेक्टेड है लेकिन उनके चिल्ड्रन जो है तो अफेक्टेड नहीं है क्योंकि वो डोमिनेंट है। ठीक इसका जस्ट अपोजिट होता है किसमें? रिसेसिव डिसीज में, रिसेसिव ऑटोसोमल में। अनअफेक्टेड पेरेंट हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, क्योंकि रिसेसिव होता है तो एक भी यदि डोमिनेंट है तो दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, लेकिन जब दोनों के रिसेसिव आपस में मिलते हैं तो बच्चे में वो डिजीज विजुलाइज होने लगती है। तो ये है अनअफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। तो ये इसलिए मैंने कहा कि इन दोनों को ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव को एक साथ रखिएगा और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को एक्स लिंक्ड रिसेसिव पे, क्योंकि इन दोनों में सिमिलरिटी आपको याद करने में आसानी है। अब बात करते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की। डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन, कभी भी फादर से सन में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बार फादर कौन सा जीन ट्रांसफर करता है सन को? वाई जीन, और वाई एक्स लिंक नहीं है। एक अलग तरीके का पेडिग्री होता है जिसको हम बोलते हैं वाई लिंक पेडिग्री, जो होलोड्रिक जीन भी कहते हैं उसको, याद रखिए कई बार क्वेश्चन में पूछे तो। वाई लिंक जो जीन होता है उसको होलोड्रिक जीन कहा जाता है। और हाइपोट्राइकोसिस डिजीज है जो वाई लिंक से होती है। ये क्या होती है ये जान जाइए, कानों में जो बड़े बड़े बाल कुछ लोगों के उगते हैं वो कहलाती है, वो वाई लिंक जीन है। ठीक है। डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन, चाहे वो एक्स लिंक डोमिनेंट हो या एक्स लिंक रिसेसिव हो, दोनों ही केस है। फिर कैसे पता चलेगा? ऑल डॉटर ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड। यदि फादर अफेक्टेड है एक्स लिंक डोमिनेंट में तो उसकी जितनी भी बच्चियां होंगी वो सब की सब कैसी होंगी? अफेक्टेड होंगी। जबकि यदि मैं रिसेसिव की बात करूं, मेल आर मोर अफेक्टेड, मेल आर मोर अफेक्टेड। दूसरा, डिसीज कैन टू ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर, मतलब बीमारी मां से बच्चे की तरफ ट्रांसफर होती हुई दिखेगी और फादर से डॉटर की तरफ ट्रांसफर होती हुई दिखेगी। तो ये क्लूज है जिनके थ्रू आप उनको
डोमिनेंट और रिसेसिव बता सकते हैं। दूसरा क्लू, जब आप कोई पेडिग्री देखें और आपको मेल और फीमेल दोनों बराबर जो है तो क्या नाम से अफेक्टेड दिखाई दे, मान लीजिए वो ऑटोसोमल डिसीज। और यदि आपको मेल ज्यादा अफेक्टेड दिखाई दे किसी पेडिग्री में, मान लीजिए वो एक्स लिंक्ड डिसीज है। क्यों? क्योंकि मेल के पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो एक्स लिंक्ड हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार ऐसा होगा, बट ये एक पेडिग्री को एनालाइज करने का अपना एक तरीका है कि ऐसे भी आप पेडिग्री को एनालाइज कर सकते हैं। तो आई थिंक जितना 12th के लेवल का था मैंने आपको बता दिया पेडिग्री। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दरअसल वो टॉपिक है, यदि आपको पेडिग्री समझ में आ गया है तो आप मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाए।